तो नमस्कार हमारे रेडियो मेरी आवाज़ के श्रोताओं को और जो दर्शक हैं जो कि हमारा इस प्रोग्राम को यूट्यूब पे भी देखेंगे। आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर राकेश बागड़ी जी से। और डॉक्टर राकेश बागड़ी जी एक अपने आप में जिसको कहना चाहिए एक आपने सफदरजंग से आपने एमबीबीएस किया है, उसके बाद में राम मनोहर लोहिया से आपने पीजी किया है, एमडी पीडियाट्रिक्स हैं और लेडी हार्डिंग के साथ में जुड़े हुए कॉलेजेस में ये आप पीजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे सीनियर रेजिडेंट हैं। और आज दूसरी एक चीज और है जो हम राकेश बागड़ी जी के बारे में आपको बताना चाहेंगे। आप प्रेसिडेंट हैं फेमा की, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर की जो कि डॉक्टर के राइट्स के लिए लड़ रही है हर जगह पे जहां पे डॉक्टर्स को, क्योंकि आज अगर हम देखें कि बहुत सारी जगह पे डॉक्टर्स को अपनी आवाज उठाने के लिए कहीं कोई एक ऐसा मंच नहीं मिल पा रहा होता, तो उस टाइम पे फेमा खड़ी होती है उन सभी डॉक्टर्स की आवाज को उठाने के लिए। और एक बहुत मुश्किल काम इसलिए हो जाता है क्योंकि आप खुद जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आप खुद बिजी होते हुए, इतनी जिम्मेदारियां सिर पे आते हुए, तो वो उस टाइम पे किसी की आवाज उठाना या पूरी कम्युनिटी के लिए आवाज उठाना एक बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप पॉलिटिशियंस नहीं हैं, आप स्वयंसेवक नहीं हैं, आप लोगों का भला इसलिए नहीं कि इसलिए खड़े हुए हैं कि केवल आपका जॉब ये, आपका जॉब अलग है, आप दुनिया का हेल्प कर रहे हैं। और पीडियाट्रिशियन के लिए तो डॉक्टर साहब पहले तो नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो मेरी आवाज पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब मैं एक चीज को हमेशा से मानता रहा हूं और मुझे बड़ा ये लगा है, जो पीडियाट्रिक्स हैं, जितने भी पीडियाट्रिशियन हैं, उनको मुझे ये लगता है कि ये एक ऐसे प्रैक्टिस है जिसके अंदर उनके पेशेंट उनको बताते नहीं है कि उनको प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर को खुद जज करना होता है, उसके अपनी गट फीलिंग होती है, उसका अपना एक्सपीरियंस होता है, वो तब देखता है उसको कि इस पेशेंट को ये दवाई देनी है। और जब एक सक्सेस आता है तो एक बहुत खुशी आपको जरूर मिलती होगी कि बिना पता चले कि इसने मुझे बताया नहीं कि मुझे क्या हो रहा है, मैंने जज किया और मैंने ट्रीट किया और नाउ ही और शी इज फाइन, एक अलग खुशी। तो डॉक्टर साहब सल्यूट टू यू एंड सल्यूट टू ईच एंड एवरी डॉक्टर जो कि हमारी कम्युनिटी के लिए, देश के लिए इतना सब कुछ करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा है लोगों का कहते हुए कि पैसे दे रहे हैं तो वो कर रहे हैं, पर सर मैं ये मान के चलता हूँ कि जितनी प्रॉब्लम्स अगर हमने इस बहुत पास से देखा है, जब आप पीजी कर रहे होते हैं, जब आप एमबीबीएस कर रहे होते हैं, कितना एक्सर्शन, कितना टॉर्चर, एक तरीके से शायद सैनिक की तरह आपको वहां पे 24 घंटे खड़े रहना, सोने के लिए आपको खड़े होके सोना जब आप पीजी कर रहे होते हैं, तो एक वो उस टाइम की जो ट्रेनिंग थी, उसके बाद में अगर आप, और ये एक अलग मेहनत होती है एक अलग तरीके से। तो सही मायने में तो सैनिक आप भी एक हमारे सैनिक ही हैं जो कि हमारी जान, यहाँ पे हमारी जान बचा रहे हैं, और आजकल कोविड के अंदर तो ऑब्वियसली। तो सर सबसे पहले मैं जो आपसे पूछना चाहूंगा, आपका आज की तारीख में अगर जिक्र आ रहा है तो वो आ रहा है डीएनबी के ऊपर कि उन डॉक्टर्स का। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर कि एमडी जो पीजी कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, उसके अंदर एमडी, एमएस या डीएनबी, इनके अंदर फर्क क्या है सर? जी सर, बेसिकली दोनों ही पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज है जो हम एमबीबीएस के बाद कर सकते हैं। इसमें सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्स है जो हम एमबीबीएस तो एक कॉमन वे है जहाँ से एमबीबीएस करते हैं सारे बच्चे जो भी मेडिकल फील्ड में आते हैं। उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन के लिए अलग अलग स्ट्रीम में जाना होता है। तो ये एक तो मान लीजिए 2 व्हीकल है हमारे पास अवेलेबल मेडिकल स्टूडेंट्स के पास, जो 2 गवर्निंग बॉडीज है, जैसे एक एनएमसी, ये एमसीआई थी पहले, जो वो हमारे एमडीएमएस प्रोग्राम कराती थी, और एक अनदर बॉडी है ये जो एनबी है, जिसको हम नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। तो ये दो अलग बॉडीज हैं। तो ये सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्स मान लीजिए आप, जो एमबीबीएस के बाद हम जाते हैं जो भी मेडिकल स्टूडेंट, तो ये इन दोनों माध्यम में से कोई एक चुनकर हम आगे स्पेशलाइजेशन कोर्स कर सकते हैं। तो बेसिकली
ये एक व्हीकल मान सकते हैं कि आप ट्रांसपोर्ट माध्यम अलग है, लेकिन दोनों में हम बेसिकली स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं एक स्पेसिफिक फील्ड में, जो हमारा एमबीबीएस कंप्लीट कंपलसरी इंटर्नशिप और एमबीबीएस के बाद हम ये परस्यू करते हैं जी। तो ज्यादा फर्क नहीं है अभी, तो यही है। बाकी पहले दोनों के एग्जाम्स डिफरेंट होते थे, लेकिन आजकल जब से नीट आया है, कॉमन नीट आया है, तो सेम एग्जाम्स के थ्रू on the basis of merit and percentage, student can pursue in whichever course or whichever in DNB or MDMS he want to pursue, he or she want to pursue, he may pursue anything on basis of his rank and percentage. So sir, right now you are protesting against the government regarding the DNB course ki the extension of 3 months was there over there at DNB. DNB पे अभी 3 महीने का एक्सटेंशन आप बता रहे हैं कि जो डिग्री है वो 3 महीने बाद मिलेगी। सर वो क्या सीन है, क्या वो किस वजह से ऐसा हुआ है, आप उस बारे में कुछ बताएं सर। जैसे कि अभी हमारे काफी डीएनबी रेजिडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी, काफी रेजिडेंट्स और डीएनबी अभी परस्यू कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, जो जिनका जस्ट अभी एग्जाम और डिग्री खत्म होने वाली थी। तो हमारे काफी रेजिडेंट्स की हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि जो ये एनबी है उसमें एक जो एक इनका 18 जनवरी 2021 का एक नोटिस था, उन्होंने एक आर्बिट्ररी मैंडेटरी एक्सटेंशन कर दिया है डीएनबी कोर्सेज का 3 मंथ्स के लिए। तो सर ये एक मतलब आप कह दीजिए कि एक उन्होंने जबरदस्ती डाला गया एक फोर्सफुली मान सकते हैं आप, बिना किसी पहले प्रायोजन के, क्योंकि जब 3 साल पहले आप एडमिशन लेते हैं तो ऐसा कुछ कहीं जिक्र नहीं होता आपके कोर्सेज में, जहाँ पर हमारा प्रोस्पेक्टस है उसमें ऐसा कुछ नहीं बताया जाता है कि ऐसा कभी एक्सटेंड होगा, या एनबी के पास कुछ स्टेचुरी को ऐसा कुछ पावर नहीं है कि वो ऐसे एन वक्त पे अगर कुछ भी ऐसा इम्पोज कर सकता है लो, या कुछ ऐसा फोर्स कर सकता है कि आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ संवैधानिक पावर नहीं है। तो ये अभी हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कई डीएनबी रेजिडेंट्स की कि सर ऐसा नोटिस आया है कि वो हमारा 3 मंथ्स के लिए एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं। तो सर उसी बारे में फिर हमने एनबी प्रेसिडेंट्स के इनको हमने फाइमा की तरफ से हमने लेटर भी इशू किए थे, जो भी इनकी परेशानी थी उनको मांग को देखते हुए। तो सर अभी तक उनसे तो ऐसा कुछ स्पष्ट जवाब नहीं आया। तो हमारा यही है कि हम तो यही चाहते हैं कि हम सेम फील्ड से है, तो हमें पता है कि कितना टॉर्चर होता है कि आदमी को वैसे 3 साल में आप देखोगे कि जैसे आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप गवर्नमेंट से भी नियम है, आप जैसे फैक्ट्री नियम में जाओगे, किसी भी नियम में जाओगे 48 आवर पर वीक कोई बंदा नहीं काम कर सकता, ऐसे नियम है। ऐसे ये इनमें भी है, सेम हर फील्ड में है, मेडिकल में। लेकिन आपको जब ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो हम हर वीक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप मानिए 72 से 100 आवर्स पर वीक तक काम करते हैं। तो हम तो 3 साल से वैसे ही काम की कोई कमी नहीं है, भरपूर काम कर रहे हैं। फिर भी आप आप पिछले 1 साल से देख रहे हैं हम जी जान लगा के इसमें सबसे आगे रहे हैं। आपको तो पता ही है, हमने अपनी जान पे खेल के हम फ्रंट लाइन वॉरियर रहे हैं, अपनी जान को आगे करके हमने पूरा देश के लिए काम किया है पिछले 1 साल में। आप देख रहे हैं, जैसे पूरे माध्यमों से देख रहे हैं। तो सर उसमें फिर आप फिर ऐसे आप पावर का गलत प्रयोग करके आप फोर्स करके, तो सर एक उनके राइट्स के लिए एक बहुत खराब मैसेज जाता है सर ये आगे रेजिडेंट्स के लिए, और एक रॉन्ग मैसेज भी जाता है इस फील्ड में। वो पहले से आप परेशान हैं, आप सेम फील्ड से होके आप उनको बजाय सपोर्ट करने की आप उन पे एक्सटेंशन और पावरफुली ऐसी चीजें लागू कर रहे हैं, तो सर एक रॉन्ग मैसेज भी जाता है। और वैसे आप एक टॉर्चर वाला वो सर सीन क्रिएट होता है। तो सर हम नहीं चाहते कि तो हम तो चीज से जल चुके हैं कि अब 3 साल की जर्नी कैसी रहती है, कैसा आदमी महसूस करता है। तो हम तो सर यही चाहेंगे कि इस बारे में ये एनबी विचार करे, इसको पुनर्विचार करे, इसको करने की, वापस करने की, क्योंकि वो सब गुजरे हैं, किसी ना किसी इस फील्ड से गुजरे हैं, जो भी उसके गवर्निंग मेंबर्स हैं कहीं ना कहीं इस फील्ड से गुजरे हैं। तो उनको तो ज्यादा समझने आना चाहिए, बजाय कोई नॉन मेडिकल वाला समझे उस चीज को। मेडिकल वाला तो ज्यादा समझेगा इस चीज को। तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये अपना जो भी उन्होंने डिसीजन लिया उसको वापस ले। तो सर एक्चुअल में ये डिसीजन लिया क्यों गया?
मतलब 3 महीने का एक्सटेंशन किया क्यों है? कोई एक रीजन तो रहा होगा, क्योंकि एवं ही तो कोई करेगा नहीं इस चीज को। सर एक्चुअली सर हमने जैसे हमारे रेजिडेंट्स ने, डीएनबी रेजिडेंट्स से, उनके प्रेसिडेंट है जो इनके आरडीए जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी सर कई बार उनसे, जो भी डीएनबी के जो गवर्निंग काउंसिल बॉडी है सर, उनसे उन्होंने आरटीआई के थ्रू सर कई चीजें मांगी है, उनसे कई रिक्वेस्ट मांगी थी, कई एप्लीकेशन भेज के उनसे डिमांड करी थी कि हमें जस्टिफाई करे, हमें बताया किस वजह से ये हो रहा है, और भी कुछ मांगे करी थी। तो सर उन्होंने बजाय कोई सर सॉलिड रीजन देने के बजाय ऐसा कुछ कहा नहीं, बस ये कह के कि हम मिनट्स ऑफ डिस्कशन आरटीआई में नहीं दे सकते, ऐसा हमारा नियम जो भी मीटिंग में हुआ हम आगे नहीं बता सकते, बस ऐसा कुछ स्पष्ट किसी को किया है नहीं है। ना उन्होंने ये डिसीजन लेने से पहले किसी का फीडबैक लिया रेजिडेंट डॉक्टर से, ना कंसेंसस किया है, किसी से जिक्र किया है, कुछ नहीं सर, ये फोर्सफुली उन्होंने किया है। मे भी उनके मोटिव सर क्या हो ये क्लियर नहीं है, क्योंकि सर एक्चुअली जो टोटल जो एमडी है और ये डीएनबी है सर, ओवरऑल सब ये सर जो एनएमसी है हमारा, नेशनल मेडिकल काउंसिल, उसके अंतर्गत आता है सर। तो ऐसा उसकी तरफ से कोई लॉ पारित नहीं हुआ है कि ऐसा उसने बोला है कि सर वही एक स्टैट्यूटरी गवर्निंग बॉडी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक्ट से आई है। तो सर वो भी जो भी फैसला लेती है वो एक संविधान की तरह, नियम की तरह देखा जाता है सर। तो ऐसा ये इसको पावर नहीं है इनकी ऐसा कुछ लागू, तो वहां से कुछ ऐसा आया नहीं है, तो इसको तो हम ऐसे लॉ की तरह मान नहीं सकते। ये तो आप फोर्सफुली कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो सर वो तो सरासर गलत है। तो हम उसी अच्छा, एक और मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी ये भी एक सुनने में आई थी बात, क्योंकि जब भी आपका मैं देख रहा था प्रोटेस्ट को, तो उसके अंदर एक चीज और ये आ रही थी कि जो मैटरनिटी लीव है, जो कि एक फीमेल को, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का कोई भी गवर्नमेंट के पब्लिक प्राइवेट कोई सा भी सेक्टर आप ले लीजिए, उसके अंदर एक मैटरनिटी लीव एक ऐसी चीज है जिसके अंदर, क्योंकि आप उस लेडी से काम करा ही नहीं सकते हैं, वो उस टाइम पे अगर आप मतलब अत्याचार की हद हो जाएगी अगर आप किसी प्रेग्नेंट वुमेन से आप चाह रहे हैं कि वो अपनी जॉब को करे। और ये एक नॉट इवन इंडिया, हर जगह वर्ल्ड के अंदर हर जगह मैटरनिटी लीव आपको हर जगह मिलती है। तो क्या अभी ये जो सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे डीएनबी में मैटरनिटी लीव को भी मना कर दिया गया है कि कोई मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी? जी सर, जो हमारे आरडी के प्रेसिडेंट थे उनसे हमारी बात हुई थी, तो ये भी सर हमारे फोकस में आया ये भी मैटर कि सर ऐसा उन्होंने, यही जो मैं बता रहा था आपको, इसके लिए भी रिगार्डिंग आरटीआई डाला था कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, किस बेसिस पे किया, क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो या नॉन गवर्नमेंट हो इंस्टीट्यूशन, किसी में भी मैटरनिटी लीव पे गवर्नमेंट ने सख्त नियम निर्देश दे रखे हैं कि आप मैटरनिटी लीव देना ही होगा आपको, चाहे आप गवर्नमेंट, आप जैसे आप वाकिफ ही होंगे इन चीजों से। तो सर ये तो बिल्कुल एक बहुत, ये तो मानवता पे वार करने वाला एक निर्णय है जिसको आप मान सकते हैं। तो सर ये भी हमारे उसमें आया, तो हमने जब उसे पता किया तो सर इसके लिए वो कोर्ट भी गए थे, इसको भी उन्होंने कोर्ट पे लेके गए रेजिडेंट्स वहीं के, जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं हमारे इनके आरडीए वाले, इनके डीएनबी के। तो सर उसमें भी अभी कोर्ट भी सर, जैसे अभी कोविड का टाइम है तो डेट्स दे रहे हैं, कुछ इस पे कुछ टिप्पणी करने के लिए गवर्नमेंट का वो मान के वो भी अभी थोड़ा डर रहे हैं, तो शायद वो उनको डेट पे डेट दे रहे हैं। तो सर ये भी एक, जैसे अभी बात कर रहा था मैं, ये भी फोर्सफुली इम्पैक्ट किया लॉ है जहाँ एनएमसी से ऐसा कुछ आया नहीं है निर्देश, और वो उन्होंने अपनी तरफ से बस फोर्सफुली इम्पैक्ट कर दिया है, लोगों के ऊपर डाल दिया है। तो सर ये भी एक इनह्यूमन वाला लॉ है जो आप फोर्सफुली कर रहे हैं आप अपने ही पीपल्स के साथ। तो अभी आपको क्या जी अभी आपको क्या लगता है सर कि जो आप कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको देखा मिक्सोपैथी के लिए आवाज उठाते हुए, और बहुत जोर से और बहुत अच्छे स्टैंड लेके आपने उन्हें आवाज उठाई। अभी आप डीएनबी के ऊपर जो ये चल रहा है, जो ये नए नियम कायदे आ गए हैं, इनके खिलाफ आप खड़े हो रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या आपकी आवाज पहुंच पाएगी? क्या आप जो आवाज, जो स्टैंड ले रहे हैं, इसका कोई आपको लगता है कि निष्कर्ष निकल पाएगा?
सर वो तो सर वक्त बताएगा। बाकी हमने जैसे मिक्सोपैथी में भी सर, जैसे हमारा हमारी गवर्निंग बॉडीज है आई में, उनके साथ हम सॉलिडेटरी खड़े रहे थे। तो ये तो हम इस जो कोर्स जैसे उसमें भी हमारे साथ कई एसोसिएशन जो मेडिकल फील्ड से है वो भी इसी सेम मुद्दे पर साथ दे रही है। तो सर अब एक अगर अच्छा आपका मोटो है और आप कुछ अच्छा करने के लिए कर रहे हैं और आप अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं, तो सर लोग आते भी हैं साथ में। तो ऐसे कई फेडरेशन और एसोसिएशन हमारे साथ भी आई है। तो वो तो वक्त बताएगा क्या जाएगा, लेकिन ये हम तो अभी ये बता सकते हैं सर कि हम अभी उनके हक के लिए हम जरूर लड़ेंगे। अगर ये एमपी प्रेसिडेंट हमारा कुछ अगर नहीं देते हैं जवाब, तो हम आगे होम मिनिस्ट्री तक जाएंगे, पीएम ऑफिस तक जाएंगे, हमारी मांग आगे तक पहुंचाएंगे सर, एनएमसी में पहुंचाएंगे। तो सर हम अंतिम तक लड़ाई करेंगे। जब तक हम स्टूडेंट्स के हक की बात रहेगी तो हम सर जी जान लगा के इस लड़ाई में पूरा हम 100% देंगे हमारा। जी बिल्कुल। और रेडियो मेरी आवाज़ हमेशा से आपके साथ में रही है और हम आशा करते हैं कि हम आगे भी आपके साथ हमेशा से रहेंगे। आपकी हर आवाज़ में हमारी आवाज़ मिलती रहेगी और रेडियो मेरी आवाज़ के थ्रू हम आपकी आवाज़ दुनिया तक पहुंचा सकें, ऐसी ही कामना करते हैं। तो सर डॉक्टर राकेश बागड़ी जी, मैं सबसे पहले तो आपको सल्यूट करूंगा और तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आप अपने इतने बिजी शेड्यूल से आपने हमारे लिए समय निकाला, आपने लोगों के लिए समय निकाला। मनीष जांगड़ा जी आपके जो फाउंडर हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, वो और आप सब लोग मिलके जो कर रहे हैं, मैं मतलब लिटरली हैट्स ऑफ टू यू गाइस कि आप जिस तरीके से आप लोग पढ़ते हुए, प्रैक्टिस करते हुए और इतनी आवाजें आप उठा पा रहे हैं, बहुत हिम्मत चाहिए होती है। हैट्स ऑफ टू यू सर। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कभी भी हमारी कोई भी आपको लगता है कि हमारी कहीं पे भी हमारी ज़रूरत आपको महसूस हो, रेडियो मेरी आवाज़ आपके साथ है। और आशा करते हैं कि आपका ये मुहिम, आपका ये आंदोलन सिरे से चढ़े और सरकार को ये बात समझ में आए कि आप लोग कितनी मजबूरी में आके आप आंदोलन पे खड़े होते हैं, कितने मुश्किलात आती हैं, उसके बावजूद आपको अगर खड़ा होना पड़ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। क्योंकि छोटी मोटी चीजों पे आप बिना बात के कभी कोई भी एक अपना काम छोड़ के इस तरह खड़ा नहीं होता है। ये बात गवर्नमेंट को समझनी चाहिए। और आप तो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं और आप लोग तो लाइफ सेवियर्स हैं। मतलब ये माना गया है कि ईश्वर ने कोई ना कोई ऐसी अपनी शक्ति आपको दी है जिससे कि वो अपना काम, जीवन को बचाने का, प्रकृति ने आपको ऐसी शक्ति दी है कि आपको, आपके हाथ में यश है कि आप दुनिया को उसकी जान बचा सके। और ये शक्ति केवल दो ही लोगों के पास में है, या तो हम बात करें ऊपर तो ईश्वर या नेचर के हाथ में है और नीचे एक डॉक्टर के हाथ में है। इसीलिए डॉक्टर को भगवान स्वरूप माना जाता है। हमें आप लोगों को हमेशा हम आपके ऋणी रहेंगे, आप लोगों के जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं। और आशा करते हैं सर आपकी आवाज सरकार तक जाए और उनको ये बात समझ में आए कि हाँ, हमें डॉक्टर्स को फैसिलिटेट करना चाहिए, ना कि उन्हें इस तरीके से परेशान करें कि वो आज सड़कों पे उतर के लोगों को अपनी बात समझाने के लिए उन्हें खड़ा होना पड़े। रादर हमारा फर्ज ये बनता है कि हम डॉक्टर को हर वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं वो हमारे जान बचाने वाले हैं। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, है तो वो भी हार्ड मास के ही बने हुए, बीमारियां तो उनको भी आनी है, डॉक्टर्स के पास तो उनको भी जाना है, तो क्यों उन्हें बात नहीं समझ पा रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर हो जाती है। खैर, रेडियो मेरी आवाज आपके साथ है सर, और आशा करते हैं डॉक्टर राकेश कि आप सफल हो, फेमा सफल हो और फेमा इसी तरह लोगों की आवाज, डॉक्टर्स की आवाज उठाती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आजकल के जैसे आप देख ही रहे हैं कि मीडिया सर एक मजबूत स्तंभ है हमारे आजकल, एक कंट्री का एक मजबूत स्तंभ है, एक सामान्य आदमी की बात आगे पहुंचाने में सर, आम जन तक या ऊपर तक बैठे हमारे बड़े बड़े नेताओं तक पहुंचाने के एक मजबूत स्तंभ है सर।
आपका भी सर संपूर्ण मैं यही कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी आवाज पहुंचा रहे हैं, हमारे लिए इतना वक्त निकाल रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने हमारे इतना टाइम देके हमें सुना, हमारी मांगों को आगे पहुंचाने का जवाब दिया। तो सर बाकी यही कहेंगे सर, अगर हमने एक फैसला ले लिया है इस फील्ड में आने का, तो सर हमारा मेन मोटो तो यही रहेगा कि हम देश की सेवा करें, देश की और यहाँ हर नागरिक की ज्यादा से ज्यादा सेवा करें तन मन से। क्योंकि हमने जब इस फील्ड में आए थे तो हमने पहला फैसला यही लिया था कि मन से सोचा था कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करनी। तो सर बस यही है कि अब हम सेम फील्ड के हैं तो सर हम ज्यादा समझ पाते हैं कि हमारा आपस में दुख, जो दूसरे फील्ड के लोग उतना नहीं समझ पाते हैं, किस कदर से कितनी लंबी जर्नी से गुजरते हैं। तो सर ये छोटी छोटी चीजों के लिए थोड़ा आवाज उठाना पड़ता है सर, साथ वाले हमारे जो कलीग्स हैं। तो सर यही है, उसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है इसमें कि हमारे जो भी रेजिडेंट्स हैं उनको कुछ ऐसी दिक्कत ना हो, उनकी एक लिंक प्रोवाइड करवा रहे हैं सर हम। जो ऊपर बैठे बॉडीज हैं उनसे जो एक कम्युनिकेशन गैप था सर, वो हम कोशिश कर रहे हैं उसको फिल करने की, ताकि हमारे जो भी कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं हमारे रेजिडेंट्स, तो हमारा मेन मोटो यही है सर ऑर्गेनाइजेशन का कि हम उस गैप को फिल कर पाए और हमारे रेजिडेंट्स की कर पाए, ताकि वो भी सर फाइनली जो उनका जो मेन मोटो है या जो मेन वर्क है उस पर फोकस कर पाए बजाय अपनी प्रॉब्लम्स की। तो हमारा सर जी बिल्कुल भविष्य में भी यही रहेगा सर। ईश्वर करेगा सर, आप ईश्वर का कार्य कर रहे हैं, ईश्वर आपको जरूर, ऊपर वाला आपको जरूर सफलता देगा, नेचर आपके साथ में है सर। तो इसी के साथ रेडियो मेरी आवाज आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हुए आपसे विदा लेती है, और आशा करते हैं सर कि अगली बार हम जरूर किसी न किसी और मुद्दे पे मिलेंगे, आपकी आवाज उठती रहेगी, हम आपकी आवाज सुनवाते रहेंगे सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।